हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने असेंबली प्रैक्टिसेस में मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली के बारे में बात की थी। इस वीडियो में हम लोग प्रोसेस प्लानिंग के बारे में बात करेंगे। जब भी हमें कोई भी पार्ट या प्रोडक्ट डिज़ाइन इंजीनियर्स की स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बनाना होता है तो प्रोसेस प्लानिंग हमें उस पार्ट या प्रोडक्ट के लिए बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस को सिलेक्ट करने में हेल्प करता है, और वो साथ के साथ हमें ये भी बताता है कि इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस को हमें किस ऑर्डर में परफॉर्म करना है जो हम अपने पार्ट या प्रोडक्ट को स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से प्रोड्यूस कर पाएँ। अगर हमें कोई असेंबल्ड प्रोडक्ट बनाना है तो प्रोसेस प्लानिंग जो है वो हमें हेल्प करता है असेंबली स्टेप्स के सीक्वेंस को डिसाइड करने के लिए कि हमें किस सीक्वेंस में हमारे असेंबली स्टेप्स को यूज करना है। प्रोसेस प्लान जो है वो इस तरीके से डेवलप होना चाहिए कि हमारी फैक्ट्री की जो भी प्रोडक्टिव कैपेसिटी है और जो भी हमारे पास इक्विपमेंट अवेलेबल हैं उन्हीं से हम अपना काम चला सकें या उन्हीं से हम अपने प्रोडक्ट को बना सकें। पार्ट्स या फिर सब असेंबलीज जो कि हमारी फैक्ट्री के अंदर नहीं बनाई जा सकती उन्हें हमें एक्सटर्नल सप्लायर से परचेज करना हो चाहिए या करना होता है। कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे जिन आइटम्स को हम लोग प्रोड्यूस नहीं कर सकते उनको हम बाहर किसी वेंडर से खरीद सकते हैं। उनका रीज़न इकोनॉमिक वे में भी हो सकता है कि हाँ ठीक है, वहाँ से अगर हम आउटसाइड वेंडर से खरीद रहे हैं तो वो इकोनॉमिक है, मतलब कॉस्ट जो है उसकी वो कम आती है। वहीं जब हम लोग बात करते हैं कि भाई क्या क्या डिसीजंस हमारे प्रोसेस प्लानिंग के लिए होने चाहिए, तो सबसे पहला आता है प्रोसेसेस एंड सीक्वेंस। ठीक है, जब हम प्रोसेसिंग और सीक्वेंस की बात करते हैं तो हमारा प्रोसेस प्लान जो है वो इस तरीके से होना चाहिए कि वो जितने भी प्रोसेसिंग स्टेप्स हमारे वर्क यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए परफॉर्म होने वाले हैं, जितने भी हमारे प्रोसेसिंग स्टेप्स परफॉर्म होने वाले हैं वो उन सबको प्रॉपरली डिस्क्राइब कर सके। वहीं दूसरा जो स्टेप है वो है इक्विपमेंट सिलेक्शन। दूसरा डिसीजन जो आता है वो इक्विपमेंट सिलेक्शन के बेस पे आता है। मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर्स जो होते हैं वो प्रोसेस प्लान बनाते हैं और वो कोशिश करते हैं कि जितने इक्विपमेंट्स हमारे पास ऑलरेडी हैं उन्हीं को यूटिलाइज करके हमारा जो प्रोडक्शन है वो पूरा हो सके। अगर बाय चांस ये पॉसिबल नहीं हो पाता है तो हमारे पास जो कंपोनेंट है उसे हमें परचेज करना होता है, या फिर उसके लिए हमें क्या करना होगा कि जो भी हमें नए इक्विपमेंट्स खरीदने होंगे जो कि हमारे यूज में आने वाले हैं उस प्रोडक्ट या पार्ट को बनाने में। थर्ड जो डिसीजन आता है वो टूल, डाइज, मोल्ड, फिक्सचर और गेजेस के बेस पे आता है। हमारे जो प्रोसेस प्लानर होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि हमें अपने कौन से प्रोसेस के लिए या हमें अपने प्रोसेसेस के लिए क्या टूलिंग चाहिए। एक्चुअल डिज़ाइन जो होता है वो टूल डिज़ाइन डिपार्टमेंट करता है और जो हमारा फैब्रिकेशन का काम होता है वो टूल रूम से होता है। वहीं नेक्स्ट जो हमारा डिसीजन है वो कटिंग टूल्स और कटिंग कंडीशंस का आता है। कटिंग टूल्स और कटिंग कंडीशंस को प्रोसेस प्लानर या फिर इंडस्ट्रियल इंजीनियर, शॉप फोरमैन या फिर मशीन ऑपरेटर जो है वो हमें स्पेसिफाई करता है। वो स्पेसिफाई करता है कि हमारे क्या कटिंग टूल्स होने चाहिए और या फिर क्या कटिंग कंडीशंस होनी चाहिए। इसके लिए वो स्टैंडर्ड हैंडबुक को भी रिकमेंड करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा डिसीजन होता है वो है मेथड्स, कि हमें कौन कौन से मेथड यूज करने चाहिए। अब मेथड्स में हमारा हैंड और बॉडी मोशंस भी आते हैं। वर्क प्लेस का लेआउट भी आता है कि हमारा जो वर्क प्लेस है उसका लेआउट कैसा होना चाहिए। स्मॉल टूल्स वगैरह ये काफ़ी चीज़ें हमारे मेथड्स में आती हैं। तो मेथड्स जो हैं वो मेनली मैनुअल ऑपरेशंस के लिए स्पेसिफाई किए जाते हैं, जैसे असेंबली, या फिर हमारी जो मशीन साइकिल है उसके मैनुअल पोर्शंस के लिए भी, जैसे लोडिंग करनी है, हमें सामान को लोड करना है, अनलोड करना है, उनके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, मेथड्स को स्पेसिफाई करते हैं। मेथड प्लानिंग जो है वो मेनली इंडस्ट्रियल इंजीनियर से की जाती है। नेक्स्ट जो हमारा डिसीजन है वो वर्किंग स्टैंडर्ड्स पे होता है। हमें वर्क मेजरमेंट टेक्निक का यूज करना होता है ताकि हम लोग हर एक ऑपरेशन के लिए एक टाइम पीरियड या टाइम स्टैंडर्ड सेट कर सकें। लास्ट डिसीजन जो हमें यहाँ लेना होता है वो होता है एस्टिमेटिंग प्रोडक्शन कॉस्ट। अब हमें ये देखना होता है, ये मेनली जो प्रोडक्शन कॉस्ट का काम है ये आपका प्रोसेस प्लानर ही करता है,
इसमें इनके साथ प्रोसेस प्लानर के साथ हमारे कॉस्ट एस्टिमेटर्स भी होते हैं जो कि हमें प्रॉपरली हमारी कॉस्ट को कैलकुलेट करके बताते हैं। हमें ये देखना होता है कि हमारे जो प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट है वो मिनिमम से मिनिमम आए। वहीं जब हम लोग प्रोसेस प्लानिंग की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो ये 3 टाइप की होती है। सबसे पहले ट्रेडिशनल प्रोसेस प्लानिंग आती है, दूसरे नंबर पे मेक और बाय डिसीजन आता है, नंबर 3 पे हमारा कैप आता है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो सबसे पहले हम ट्रेडिशनल प्रोसेस प्लानिंग के बारे में बात करेंगे। ट्रेडिशनली होता क्या है कि जो प्रोसेस प्लानिंग है वो हमेशा मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर्स द्वारा की जाती है। ये जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर्स होते हैं ये हमारी फैक्ट्री में होने वाले जितने भी प्रोसेसेस अवेलेबल हैं उन सभी की इनको नॉलेज होती है और ये इंजीनियरिंग ड्राइंग्स को भी पढ़ना जानते हैं। तो वो अपनी नॉलेज, स्किल और एक्सपीरियंस के बेस पे हमारे प्रोसेसिंग स्टेप्स को लॉजिकल सीक्वेंस में डेवलप करते हैं जिससे कि हम अपने पार्ट को इजीली बना सकें और एफिशिएंट वे में उस काम को हम पूरा कर सकें। वहीं जब हम लोग ट्रेडिशनल प्रोसेस प्लानिंग की बात करते हैं तो इसमें 2 चीजों को इन्वॉल्व किया जाता है। पहली है प्रोसेस प्लानिंग फॉर पार्ट्स और दूसरी है प्रोसेस प्लानिंग फॉर असेंबलीज। तो पहले हम प्रोसेस प्लानिंग फॉर पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। जितने भी प्रोसेस हमें एक गिवन पार्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए चाहिए होते हैं उनको मेनली डिटरमाइन या डिसाइड किया जाता है मटेरियल के बेस पे। जिस भी मटेरियल से हम अपने कंपोनेंट को या पार्ट को बनाने वाले हैं उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमें कौन कौन से प्रोसेसेस जो है यूज करने हैं। हमारा जो मटेरियल सिलेक्ट होता है वो प्रोडक्ट डिजाइनर सिलेक्ट करता है, वो भी उस मटेरियल की फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के बेस पे कि हमें क्या क्या फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है हमारी, उस बेसिस पे हमारा मटेरियल जो है वो सिलेक्ट किया जाता है। एक बार हमारा मटेरियल सिलेक्ट हो गया तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा मैक्सिमम काम जो है वो पूरा हो चुका है। वहीं जब हम लोग टिपिकल प्रोसेसिंग सीक्वेंस की बात करते हैं तो ये हमारा टिपिकल प्रोसेसिंग सीक्वेंस है। इसमें हमें बेसिक प्रोसेस चाहिए होता है, एक या उससे ज़्यादा सेकेंडरी प्रोसेस की हमें ज़रूरत होती है। फिर हमें एक ऑपरेशन चाहिए होता है जो कि हमारे कंपोनेंट या प्रोडक्ट की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को एनहेंस कर सके और लास्ट में हमें फिनिशिंग ऑपरेशंस की ज़रूरत होती है। देखिए, बेसिक या सेकेंडरी प्रोसेस जो है वो मेनली हमारे शेपिंग प्रोसेसेस होते हैं जो कि हमारे वर्क पार्ट की ज्योमेट्री को अल्टर करने के काम आते हैं। आपका जो बेसिक प्रोसेस रहेगा वो पार्ट की इनिशियल ज्योमेट्री को एस्टेब्लिश करेगा। वहीं कुछ केसेस में क्या होता है, जो आपकी स्टार्टिंग ज्योमेट्री होती है वो आपके सेकेंडरी प्रोसेसेस के सीरीज से रिफाइन की जाती है और जो ऑपरेशंस यहाँ परफॉर्म किए जाते हैं वो आपकी बेसिक शेप को फाइनल ज्योमेट्री में कन्वर्ट करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जो फाइनल ज्योमेट्री हमारी यहाँ बन गई है वही हमारा फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है। और नॉर्मली हम क्या करते हैं, हमारे जो ये शेपिंग ऑपरेशंस हैं इनके ऊपर हम लोग कुछ और ऑपरेशंस भी करते हैं जिससे कि हम उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को एनहेंस कर सकते हैं। कई जगहों पे कई कंपोनेंट्स को बनाने के लिए हमें उनकी प्रॉपर्टीज को एनहेंस करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन कुछ के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है। वहीं जब हम इनकी प्रॉपर्टीज को एनहेंस कर चुके होते हैं तो उसके बाद हमें कुछ फिनिशिंग ऑपरेशंस लगाने होते हैं। मेनली मान लीजिए हमें अपने किसी पार्ट के ऊपर कोटिंग वगैरह करनी है तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग की हेल्प से हम लोग कोटिंग कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं। पेंट हो सकता है कि हमें अपने फिनिश्ड पार्ट पर पेंट करना है तो वो हमारा अपने आप में क्या हो जाता है, फिनिशिंग ऑपरेशन हो जाता है। इसमें एक और बात आती है वो है रूट शीट। एक्चुअली होता क्या है, जब भी प्रोसेस प्लान को प्रिपेयर किया जाता है तो एक फॉर्म पे किया जाता है, फॉर्म टाइप चीज पे किया जाता है जिसको हम रूट शीट कहते हैं। इसमें जितने भी ऑपरेशन, जो भी सीक्वेंस है हमारे ऑपरेशंस का या जितने भी इक्विपमेंट्स हम यूज करने वाले हैं अपने पार्ट को बनाने के लिए, या हमारा पार्ट जो है जिन जिन ऑपरेशन के लिए जाने वाला है प्रोडक्शन के टाइम पे और जो जो इक्विपमेंट्स से होके वो गुजरने वाला है, उन सबको यहाँ पे स्पेसिफाई रूट शीट पर स्पेसिफाई किया जाता है। एक्चुअली ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जो कि हमारे प्रोसेस प्लान के डिटेल्स को स्पेसिफाई करता है। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट आता है इसमें वो है प्रोसेस प्लानिंग फॉर असेंबलीज। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे आपकी असेंबली इंस्ट्रक्शंस को प्रिपेयर किया जाता है। जो भी आपके पार्ट को बनाने के लिए आपको असेंबली इंस्ट्रक्शंस चाहिए उनको यहाँ पे प्रिपेयर किया जाता है। अगर हम सिंगल स्टेशन की बात करें तो आपका डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल वैसे ही होता है जैसा आपका रूट शीट की प्रोसेसिंग होती है।
इसमें क्या होता है, आपके असेंबली स्टेप्स का एक ऑर्डर, आपके असेंबली स्टेप्स के ऑर्डर को एक लिस्ट में लिखा जाता है और इसी के बेसिस पे फिर आपके पूरे काम को फिनिश किया जाता है। आपकी जो असेंबली लाइन होती है वो आपका जो यूनिट है या आपका जो पार्ट है वो इंडिविजुअल स्टेशंस पर किस तरीके से जाएगा उसको प्रॉपरली आपको शो करता है। और यही जो आपकी लाइन बैलेंसिंग सॉल्यूशन है ये आपको डिटरमाइन करने में हेल्प करती है कि आपके असेंबली स्टेप्स जो हैं वो हर एक स्टेशन पे किस तरीके से होने चाहिए। वहीं जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम लोग बात करते हैं गाइडलाइंस और कंसीडरेशंस की डिसाइडिंग प्रोसेसेस में और उनके सीक्वेंस के बारे में प्रोसेस प्लानिंग के बेस पे। तो सबसे पहला जो हमारा गाइडलाइन है वो है डिजाइन रिक्वायरमेंट। तो जो भी प्रोसेस के सीक्वेंस हम यूज करने वाले हैं वो हमारे प्रोडक्ट डिजाइन के स्पेसिफिकेशंस को सेटिस्फाई करने चाहिए। आपके जितने भी सीक्वेंस है प्रोसेस के वो सब आपके प्रोडक्ट डिजाइन के स्पेसिफिकेशंस को सेटिस्फाई करेंगे। जैसे डायमेंशन क्या होने वाली है, टॉलरेंस क्या लेनी है, सरफेस फिनिश कैसी होनी चाहिए, ये सारी स्पेसिफिकेशंस जो आपके प्रोडक्ट डिजाइन की हैं ये सब सेटिस्फाई होनी चाहिए। दूसरा जो आपका गाइडलाइन है वो क्वालिटी रिक्वायरमेंट होता है। आपके जितने भी प्रोसेस हैं वो आपकी क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करने चाहिए। आपके सारे प्रोसेस जब क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करेंगे तभी आपका प्रोसेस प्लानिंग परफेक्ट है। और ये किन किन टर्म्स में होता है, टॉलरेंस के टर्म्स में, सरफेस इंटीग्रिटी के टर्म्स में, कंसिस्टेंसी के टर्म्स में, रिपीटेबिलिटी के टर्म्स में। वहीं थर्ड गाइडलाइन की बात करें तो प्रोडक्शन वॉल्यूम और रेट। आपका जो प्रोडक्शन वॉल्यूम या रेट होता है ये आपके प्रोसेसेस को स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करता है कि आपको कौन कौन से प्रोसेस सेलेक्ट करने हैं, वो डिपेंड करता है प्रोडक्शन वॉल्यूम और रेट पर। वहीं फोर्थ वन इज अवेलेबल प्रोसेसेस। अगर हमें प्रोडक्शन अपनी फैक्ट्री में करनी है तो आपके प्रोसेस प्लानर को इस तरीके से आपके प्रोसेस या इक्विपमेंट सेलेक्ट करने पड़ेंगे कि वो आपकी फैक्ट्री में अवेलेबल हो। अगर नहीं होंगे तो उन्हें बाहर जाना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है वो है मटेरियल यूटिलाइजेशन। आपको अपने मटेरियल का एफिशिएंटली यूज करना है, वेस्ट नहीं करना है। मान लीजिए हमें कोई भी प्रोडक्ट बनाना है 16x60 सेंटीमीटर का, उसकी फिनिशिंग वगैरह भी करनी है, तो आप जब स्टार्टिंग में रॉ मटेरियल लेंगे तो आप उसे 65x65 का ले लीजिए रेदर देन 80x80, क्योंकि अगर आप 80x80 लेंगे तो कट लगेगा तो आपका बहुत ज्यादा मटेरियल वेस्ट होने वाला है। तो इसलिए आप 60x60 के लिए 65x65 ले लीजिए, जिससे आपका वेस्ट जो होगा वो मिनिमम होगा। वहीं जब हम लोग आगे बात करते हैं गाइडलाइन की तो फिर आता है मिनिमाइज सेटअप्स। आपको ये कोशिश करनी है कि सेपरेट मशीन सेटअप्स अवेलेबल ना हो। आप ये कोशिश करें कि जितने ऑपरेशंस आपको परफॉर्म करने हैं वर्क स्टेशन पे, या अगर मैक्सिमम पॉसिबल आपके ऑपरेशंस अगर एक वर्क स्टेशन पे, सेम वर्क स्टेशन पे हो सकते हैं तो आप उन्हें वहीं परफॉर्म करें, अलग से दूसरी मशीन्स को इन्वॉल्व ना करें। नेक्स्ट वन इज एलिमिनेट अननेसेसरी स्टेप्स। आपको कोशिश करनी है कि जो आपके प्रोसेसिंग स्टेप्स हैं वो मिनिमम नंबर में हो, कम से कम प्रोसेसिंग स्टेप्स आप यूज करें ताकि आपका टाइम भी बचे, आपकी कॉस्ट भी बचे। नेक्स्ट वन इज फ्लेक्सिबिलिटी। और जहां पॉसिबल हो सकता है आपका जो प्रोसेस प्लानिंग है वो इस तरीके से होनी चाहिए कि जहां पॉसिबल हो सके अगर आपको इंजीनियरिंग डिजाइन में कुछ चेंजेस करने की जरूरत है तो वो चेंजेस आप कर सकें। नेक्स्ट वन इज मिनिमम कॉस्ट। सबको पता है आपकी कॉस्ट जो है वो मिनिमम से मिनिमम होनी चाहिए। लास्ट वन इज सेफ्टी। आपके वर्कर्स की सेफ्टी जो है वो प्रोसेस सिलेक्शन के लिए सबसे पहले कंसीडर की जानी चाहिए। आपके वर्कर्स सेफ रहने चाहिए। इसमें हमारी पहली क्लासिफिकेशन पूरी होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बाय और मेक और कंप्यूटर एडेड प्रोसेसिंग की बात करेंगे। थैंक यू।